आज मैं आपके रूबरू बेली गारक यानी रेजिडेंसी की मुख्तसर तारीख पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। 1857 में होने वाली जंग आज़ादी के निशानात अपने जिस्म पर सजाए लखनऊ रेजिडेंसी की इमारत आज भी अपनी दास्तान बयान करती नज़र आ रही है। रेजिडेंसी जो कि बहुत सी इमारतों का सिलसिला है, इसकी तामीर का आगाज़ अवध के चौथे हुक्मरान नवाब आसिफुद्दौला के हाथों 1776 में शुरू हुआ और 1800 में अवध के छठे हुक्मरान नवाब सादत अली खान के दौर इक़्तिदार में पूरा हुआ। लखौरी ईंट और चूना सुर्खी के मसाले से तामीर रेजिडेंसी की 2 मंजिला ख़ास इमारत, जिसमें एक तहखाना भी है। पहले इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान रहा करते थे। अवध के हुक्मरानों ने इस इमारत में अंग्रेज़ों की रिहाइश के लिए मुख्तलिफ इमारतें बनवाईं। रेजिडेंट के लिए दावत खाना भी बनवाया गया जो कि यूरोपियन अंदाज में सजाया गया था। 1857 के गदर में इस इमारत को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। 1810 में रेजिडेंसी के हुदूद में सेंट मैरी चर्च तामीर हुआ। दौरान गदर चर्च को गल्ले का गोदाम बना दिया गया और दौरान गदर मारे गए पहले अंग्रेज़ की कब्र भी इसी चर्च में बनाई गई थी। रेजिडेंसी के अंदर अंग्रेज़ों का ख़जाना यानी ट्रेजरी हाउस भी कायम था। दौरान गदर इसमें कारतूस बनाए जाने लगे थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने रेजिडेंसी के अंदर एक इमाम बाड़ा और मस्जिद भी बनाई थी। ये इमाम बाड़ा विलायती महल का इमाम बाड़ा कहलाता है। विलायती महल एक अंग्रेज़ खातून थी जिनका नाम मिस वाल्टरसन था। ये एक अंग्रेज़ अफसर जॉर्ज हॉपकिंसन की बेटी थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर से शादी के बाद विलायती महल खिताब हुआ। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के इंतकाल के बाद ये वापस रेजिडेंसी आ गई और अपने वालिद के मकान में रहने लगी। इनके क़याम के बाद ही इस मकान का नाम बेगम कोठी पड़ गया था। बेगम हज़रत महल के वफादार राजा जियालाल की क़यादत में लड़ी गई चिन्हट की लड़ाई के बाद 20 जुलाई 1857 को रेजिडेंसी पर बरकत अहमद खान की क़यादत में हिंदुस्तानी फ़ौज ने हमला कर दिया। फिरंगियों के इस किले को घेर लिया गया और इस पर गोलाबारी शुरू कर दी गई। मुजाहिदीन आज़ादी ने 86 दिन तक रेजिडेंसी को यरगमाल बनाए रखा मगर इस पर कब्जा न कर सके। दौरान गदर सर हेनरी लॉरेंस और मेजर बैक्सन मारे गए। बेचारे लॉरेंस साहब ने जो ख़त हेनरी हैवलॉक से मदद मांगने के लिए अंगद तिवारी के हाथों कानपुर भिजवाया था, उसका जवाब उनके मरने के बाद रेजिडेंसी पहुंचा। गदर से पहले किस्मत की मारी मिसिस डॉर्सन सीतापुर छावनी से लखनऊ की सैर करने आई और रेजिडेंसी में डॉक्टर गॉबिन्स के मकान में क़याम पजीर हो गई। एक दिन इसी मकान की खिड़की के सामने खड़ी थी कि इनकलाबी गोली का शिकार होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद सैकड़ों किताबें खिड़कियों में चुन दी गईं। रेजिडेंसी की चहारदीवारी में रहने वाले अंग्रेज़ों की जान के लाले तो थे ही, रोटी के भी लाले पड़ गए। चोरी छुपे शहर के बाज़ारों से लाया हुआ खाने पीने का सामान ऊंची कीमत पर फरोख्त हो रहा था। रेजिडेंसी में जितने भी पालतू जानवर थे सब पकाए जा चुके थे। पेड़ों पर बसने वाले परिंदे भी अंग्रेज़ों की ग़िज़ा बन रहे थे। ऐसे पुरशोभ हालात में बस कानपुर से आने वाली मदद का इंतज़ार था। अंग्रेज़ों की ख़त व किताबत का काम अंगद तिवारी, कन्नौजी लाल और बुधन सिंह कर रहे थे। इन लोगों को पैगाम रसानी के लिए अंग्रेज़ों से मोटी रकम मिलती थी। अंगद तिवारी को तो अंग्रेज़ों ने वफादारी के सिले में गदर के बाद 3000 रुपये सालाना की जागीर अता कर दी थी। रेजिडेंसी के सिलसिले में बहुत सी कहानियाँ भी मशहूर हैं। जैसे खातून जो कि रेजिडेंसी के तहखाने में ज़मीन से कान लगाए लेटी रहती थी, एक दिन उसने अंग्रेज़ फ़ौजियों के मार्च करते बूटों और फ़ौजी बाजे की धुन की आहट सुन ली थी और वो ज़मीन से उठकर खुशी से नाचने लगी और अपने साथियों को खबर दी कि कानपुर से मदद लखनऊ पहुंच चुकी है। ऐसी सैकड़ों कहानियां खुद अंग्रेज़ों ने गढ़ी थीं। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के इंतकाल के बाद वली अहदी के सिलसिले में रूनुमा होने वाले हंगामे के बाद शहजादा रफ़ीउद्दीन हैदर उर्फ मुन्ना जान और उनकी वालिदा अफजल महल और उनकी दादी बादशाह बेगम को रेजिडेंसी में वाक़े ज़र्द कोठी में ले जाकर अलग अलग कमरों में कैद कर दिया गया था। बहरहाल घटती हुई फौजी ताकत और सामान रसद की कमी से परेशान अंग्रेज़ों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था
एक दिन अंगद तिवारी ने रेजिडेंसी पहुंचकर खबर दी कि जनरल हैवलाक कानपुर में खूनी होली खेलकर लखनऊ के लिए चल चुका है। लखनऊ पहुंचने के लिए महज 48 मील का फासला तय करने में जनरल हैवलाक को 33 दिन लगे। 12 अगस्त को हैवलाक और मेजर आर्ट्रम एक बड़ी फौज के साथ कानपुर से चले और 23 सितंबर को आलमबाग पहुंचे। अंग्रेज़ों ने आलमबाग की जंग जीतने के लिए एक चाल ये चली कि आसपास की बस्तियों में आग लगा दी, जिसकी वजह से बेगम हजरत महल के बहुत से फौजी गांव वालों की मदद को दौड़ पड़े। मोर्चा कमज़ोर हो गया। अंग्रेज़ फौज लखनऊ में दाखिल हो गई। हैवलाक और मेजर आर्ट्रम शहर में कत्लेआम करते हुए रेजिडेंसी की तरफ बढ़े। नवाब सादत अली खान के मकबरे के सामने जंग आज़ादी के सिपाहियों के हाथों जनरल नील मारा गया। रेजिडेंसी के मुहासरे को पूरे 50 दिन हो चुके थे। जनरल हैवलाक की फ़ौज मुहासरा तोड़कर रेजिडेंसी में दाखिल हो गई। इस वक्त तक रेजिडेंसी के 31 अफसरान और 500 से ज़्यादा फौजी मारे जा चुके थे। हैवलाक और मेजर आर्ट्रम के रेजिडेंसी में आ जाने के बाद भी अंग्रेज़ों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब सिर्फ कॉलिन कैंपबेल और उसकी फ़ौज का इंतज़ार था। दूसरी तरफ कॉलिन कैंपबेल भी सुल्तानपुर में हिंदुस्तानियों का खून बहाकर लखनऊ की तरफ चल दिया। अंग्रेज़ मुखबिर ने कैंपबेल के लखनऊ पहुंचने की खबर रेजिडेंसी में पहुंचा दी। जनरल हैवलाक और आर्ट्रम ने मुखबिर की मार्फत कैंपबेल को खबर भिजवाई कि वो 14 नवंबर को बाहर से हिंदुस्तानियों पर हमला करे और हम लोग रेजिडेंसी से निकलकर हमला करेंगे ताकि हिंदुस्तानी फ़ौज को शिकस्त दी जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। कॉलिन कैंपबेल सिकंदराबाद में हिंदुस्तानी फ़ौजियों को शिकस्त देने में जब नाकाम हुआ तो उसने भी कुर्ब जवार की बस्तियों को आग लगा दी। दूसरी तरफ बस्तियों में लगी आग से बच्चों और औरतों को बचाने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौजी दौड़ पड़े। मोर्चा कमज़ोर हो गया और कैंपबेल खून बहाता हुआ रेजिडेंसी की तरफ बढ़ा। मुख्तसर ये कि जैसे ही कॉलिन कैंपबेल के मोती महल के करीब पहुंचने की खबर रेजिडेंसी में पहुंची, हैवलाक और आर्ट्रम रेजिडेंसी से अपनी बची खुची फ़ौज के हमरा बाहर निकले। इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तानी फ़ौज पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों की तरफ से पंजाब रेजिमेंट भी लड़ रही थी। इस लड़ाई में हिंदुस्तानी फ़ौज को शिकस्त हो गई। अंग्रेज़ों ने शहर में हर तरफ लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। जगह जगह हिंदुस्तानी फ़ौजियों और अंग्रेज़ों के दरमियान झड़पें भी होती रहीं और देखते ही देखते शहर पामाल हो गया।